स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर खेल के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर एक अजीबोगरीब घटना घटी है दोस्तों, जिसकी उम्मीद भी लोग नहीं कर रहे थे। अचानक से वो हुआ है, बताएंगे क्या है ऐसा पूरा मामला दोस्तों। और अचानक से क्या एनसीपी का कांग्रेस पार्टी को लेकर एक नए तरीके का प्रेम प्रकट हुआ है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कैसे एक फोन की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाएं और तेज हो गई है दोस्तों। इसी के साथ में आखिर क्यों रवीश कुमार पुण्य प्रसून वाजपेयी से है नाराज, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी ने एक ही परिवार से 6 व्यक्ति को टिकट दिया, 6 का 6 चुनाव हार गए। बताएंगे कौन से इलेक्शन से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के द्वारा मनरेगा के मुद्दे को लेकर उठाई जा रही मांगों का समर्थन करते हुए कई सारी बड़ी मांगों का समर्थन किया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए उतावले हो चुके एनसीपी के नेता अजीत पवार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन में अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं और नई मुक्ति चाहते हैं, यानी वापस से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत के लगातार चुनाव चल रहे हैं। धीरे धीरे करके हर क्षेत्र से नतीजे आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे में एक जो अजीबोगरीब घटना देखने को मिली वो महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के सियासत को लेकर एक नए तरीके के समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। दरअसल हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार का हिस्सा और 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले एनसीपी अजीत पवार गुट ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को लेकर अपना पुराना रुख अख्तियार कर लिया है दोस्तों। यानी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी पहले गठबंधन में हुआ करती थी, लेकिन एनसीपी तोड़कर अजीत पवार ने नई पार्टी बना ली, यानी खुद की एनसीपी अलग कर ली दोस्तों। बल्कि यूं कहिए कि पुरानी एनसीपी लेकर चले गए और शरद पवार के पास कुछ एक नेता छोड़कर चले गए, जिसके कारण शरद पवार को नई एनसीपी बनानी पड़ी। और इस कारण कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का गठबंधन भी काफी कमजोर हुआ दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर नेता तो अजीत पवार के साथ चले गए थे। लेकिन पवार को अचानक से कांग्रेस पार्टी की याद आई है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम के अंदर यानी पीएमसी के चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति में फूट की खबर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अजीत पवार ने एनसीपी यानी उनकी खुद की पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने को लेकर एक प्लान तैयार किया है दोस्तों। इस मद्देनजर अजीत पवार ने एनसीपी के नेता ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतेज पाटिल से फोन पर गठबंधन के लिए बातचीत की है, क्योंकि बीजेपी ने पुणे के अंदर अलग अलग लड़ने का ऐलान किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी एनसीपी से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहती है। अजीत पवार और बीजेपी अलग अलग लड़ेंगे दोस्तों। तो अजीत पवार को लग रहा है कि अगर पुणे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर कांग्रेस पार्टी का साथ तो चाहिए ही। 15 जनवरी 2026 को नगर निगमों के चुनाव होंगे दोस्तों और नतीजे अगले ही दिन घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो पुणे और पिपड़ी चिचवड़ के अंदर एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि पुणे के अंदर जिले की नगर परिषद के चुनावों में अजीत पवार की एनसीपी को 17 में से 10 अध्यक्ष के पोस्ट पर जीतने का मौका मिला, जबकि बीजेपी काफी कम चुनाव जीत पाई दोस्तों। यानी एनसीपी यहां पर अच्छे खासे मजबूती के साथ चुनाव जीती है और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, ताकि नगर निगम यानी सबसे बड़े चुनाव में पुणे की इस चुनाव के अंदर जीत हासिल करे और पुणे के शहर के ऊपर राज होना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता के साथ एनसीपी के नेता अजीत पवार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को फोन लगा रहे हैं दोस्तों। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो नगर निगम के चुनावों को अकेले लड़ेंगे, अकेले दम पर मैदान में उतरेंगे, चाहे बीएमसी का चुनाव क्यों ना हो। ऐसे में सतेज पाटिल कांग्रेस के नेता ने कहा कि पार्टी आला कमान से हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें मिलती है तो इस बारे में विचार किया जा सकता है। पुणे लोकसभा सीट एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी को मिली थी दोस्तों। इसलिए ग्रास रूट मजबूत करने के लिए पार्टी को इन सीटों पर जीतना भी जरूरी है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का पुराना वोट बैंक हमेशा से एकजुट रहा है दोस्तों। ऐसे में शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजीत पवार ले गए तो साथ में कुछ वोट भी उनके साथ में चला गया। यानी शरद पवार उस तरीके से एक्टिव नहीं है दोस्तों जैसे वो पहले हुआ करते थे। इस कारण अजीत पवार को एनसीपी का कोर वोट मिलता है, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए राजी हो जाती है तो कांग्रेस को भी फायदा होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या उस एनसीपी के साथ कांग्रेस पार्टी जाना सही मानेगी जो बीजेपी के साथ में राज्य में सरकार चला रही है। हालांकि बीजेपी की तुलना में एनसीपी का मजबूत होना कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में अच्छे संकेत इसलिए है दोस्तों, क्योंकि एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी जितना बड़ी पार्टी बनती जाएगी उतना दोनों के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि भारत के राजनीति में हमेशा से इतिहास रहा है कि जब दो बड़ी पार्टियों का गठबंधन होता है यानी बड़ी बड़ी पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो उसमें अनबन होती है और गठबंधन जल्द से जल्द टूटता है। इसीलिए एनसीपी जितनी बड़ी पार्टी बनेगी उतनी ज्यादा अस्थिरता बढ़ जाएगी एनडीए के अंदर, क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ शिंदे गुट का विवाद चल रहा है दोस्तों। शिंदे जान रहे हैं कि एनसीपी को बीजेपी वाले ज्यादा भाव देते हैं और शिंदे के साथ भेदभाव हो रहा है, तो शिंदे भी अलग रास्ता अख्तियार करने पर विचार कर रहे हैं। और अब एनसीपी वाले भी अगर अपनी पार्टी को बड़ा बनाने में सफल हो जाते हैं तो एक ही गठबंधन में 3 बड़ी पार्टियों का रह पाना लगभग असंभव है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
भारत के वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी से काफी ज्यादा नाराज है कई सारे देश के पत्रकार। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को आईना दिखाने वाले कई सारे पत्रकारों का मानना है कि जिस तरीके के कंटेंट बनाते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी ये सही नहीं है। दरअसल दोस्तों पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं कि दुखद है इनका भी ऐसा हो जाना, यानी पुण्य प्रसून वाजपेयी के द्वारा जो शो किए जाते हैं यूट्यूब पर, चैनल पर उनके वीडियो डाला जाता है, उसमें ज्यादा टाइम ये बातें चलती है कि सरकार गिर जाएगी, सरकार हिल जाएगी, यानी इस तरीके की बातें करते हैं जिसका सिर पैर नहीं होता। और नरेंद्र नाथ मिश्रा इसी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि हर दिन सुबह उठते हैं, दोपहर तक सरकार गिरा देते हैं, शाम को फिर से माहौल बनाकर अगले दिन फिर सरकार गिराने की तैयारी करते हैं। एक सशक्त ऑल्टरनेटिव मीडिया को इनसे भी बचना चाहिए और ऐसा करने की जिम्मेदारी दर्शकों की भी है, यानी दर्शकों को इस तरीके के एनालिसिस से बचना चाहिए जिसमें हमेशा सरकार गिराई जाती है। इस पूरे मामले पर जो राय नरेंद्र नाथ मिश्रा ने दी दोस्तों, इस पर रवीश कुमार ने भी अपना समर्थन जताया। रवीश कहते हैं कि क्यों करते हैं, जब आज रात का पता है तो ठीक टाइम ही बता दे कि 9 बजे दिल्ली की सरकार हिल जाएगी या 9:45 बजे हिल जाएगी। आपने ठीक किया इस पॉइंट को आउट करके, यानी पुण्य प्रसून वाजपेयी का जो कंटेंट है, जो वो वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों, उससे लेकर रवीश कुमार में भी एक नाराजगी है। अगर आप भी मानते हैं कि लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए और ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जिससे लोगों को कोई ज्ञान मिले या फिर भारत की राजनीति या तमाम तरीके के मुद्दों पर एक समझ विकसित हो, लेकिन दूसरी ओर पुण्य प्रसून वाजपेयी के द्वारा जिस तरीके के शो किए जा रहे हैं, कई तरीके के पत्रकार भारत में इस बात से नाराज है। रवीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं इस बात पर मंजूरी दी है और समर्थन दिया है कि सही पॉइंट उठाया है वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के बारे में आपकी क्या राय है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अंदर लोहा नगर परिषद के अंदर चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति में परिवारवाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। यहां पर बीजेपी का एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है, जहां जनता ने एक ही परिवार के 6 उम्मीदवारों को एक एक करके नकार दिया है। दोस्तों लोहा नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक ही परिवार के 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, 6 के 6 चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के पोस्ट के लिए गजानन सूर्यवंशी को प्रत्याशी बनाया था। उनकी पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाई सचिन सूर्यवंशी और भाभी सुप्रिया सूर्यवंशी, साले युवराज वाघमारे के साथ साथ भतीजे की पत्नी रीना वाघमारे भी मैदान में उतरे थे। अलग अलग सीट पर बीजेपी का टिकट लेकर एक ही परिवार के लोग मैदान में उतरे थे, जिसके बाद जनता ने इन सबको एक साथ नकार दिया और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर ये संकेत जरूर लोहा नगर परिषद से दे दिया कि बीजेपी वाले चाहे कितना भी परिवारवाद को प्रमोट कर ले, अंततोगत्वा जनता तय करती है कि परिवारवाद सही है या गलत है। ऐसे में जनता ने परिवारवादी व्यक्ति को हराकर बता दिया कि उनको परिवारवाद पसंद नहीं है। जो राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं को लेकर आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर जनता परिवारवाद पसंद नहीं करती तो वो चाहे परिवार का 6 व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उसको बुरी तरीके से चुनाव हराकर भेजती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि परिवारवाद का पैमाना हमेशा इस बात से तय किया जाना चाहिए कि आखिर जनता क्या उसकी स्वीकृति देती है या फिर जनता नकार देती है। अगर एक नेता परिवारवाद के तहत बार बार चुनाव लड़ता, बार बार हारता है तो सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परिवारवाद यानी उनके पिता या माता राजनीति में है और फिर वो नए तरीके से मैदान में उतरते हैं और जनता जिता देती है, तो यह परिवारवाद नहीं होता। यानी इस परिभाषा को अगर अप्लाई करने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा परिवारवाद होगा। राजनाथ के बेटे से लेकर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार के लोग राजनीति में है। दोस्तों आप जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आजकल सोशल मीडिया पर जानबूझकर माहौल खराब करने का एक ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों अपने आप को गौरक्षक बताने वाले एक ग्रुप की ओर से हिंदू समाज के लोगों को आतंकवादी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया गया है। इस पर रवीश कुमार ने भी निशाना साधा और पूछा कि इन लोगों पर एनएसए कब लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ठोककर कब इनको डिब्रूगढ़ असम भेजा जाएगा। और मनदीप पुनिया ये बात इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि कट्टरपंथी संगठन को आगे करके कट्टरपंथ फैलाने वाले अमृतपाल सिंह को जेल में भेजा गया था। दोस्तों उसी तरीके से इन लोगों के साथ भी बिहेव करना चाहिए, तब माना जाएगा कि बीजेपी की सरकार सबके साथ बराबर व्यवहार करती है, वरना सवाल उठेंगे गंभीर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से एक समाज में आतंकवाद को प्रमोट करने की बात करने वाला व्यक्ति साफ तौर पर देशद्रोही और इसके खिलाफ जोरदार तरीके का एक्शन होना चाहिए। पूनिया ने यह बात बोली तो रवीश कुमार ने भी समर्थन करते हुए कहा कि नहीं, ये लोग एनएसए पर यूएपीए लगा देंगे, यानी इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, उल्टा एनएसए के ऊपर ही ये लोग यूएपीए लगा देंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी की ओर से मनरेगा पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध किया गया। दोस्तों मनरेगा वाले मामले को लेकर, यानी मनरेगा का नाम बदलकर और उसकी आत्मा को बदलकर जिस तरीके से वीबीजी रामजी नाम की योजना लेकर आई गई है, उस पर सोनिया गांधी ने पूरा आर्टिकल लिखा है और सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि आखिर ये जो कानून बीजेपी की सरकार लेकर आई है, इसमें और मनरेगा में किस तरीके से जमीन आसमान का अंतर है और कैसे मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने लिखा कि मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरित अधिकार आधारित कानून था जो महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन को साकार करता है। वीबीजी रामजी बिल बिना संसदीय चर्चा या राज्यों से परामर्श किए
एक बुलडोजर के सहारे पास कर दिया गया, यानी बुलडोजर चला के जैसे पास किया जाता है उसी तरीके से पास किया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि अब राज्यों के ऊपर 40% का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना ने ग्रामीण मजदूरी बढ़ाई, प्रवासन को रोका, यानी दूसरे क्षेत्रों में जाकर रोजगार पाने के लिए कोशिश करने वाले लोगों को मनरेगा के माध्यम से उनके गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए। कोरोना के टाइम में तो ये एक वरदान साबित हुआ, जिसके कहना ही क्या है, यानी मनरेगा ने ही कोरोना के टाइम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचा कर रखा। इसके कमजोर होने से करोड़ों भूमिहीन का सौदेबाजी का अधिकार छिनेगा, यानी नेगोशिएशन करने का अधिकार कम हो जाएगा। यहाँ अन्य कानूनों जैसे आरटीई, राइट टू एजुकेशन, एफआरए, फॉरेस्ट राइट एक्ट और भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर हमले का हिस्सा है। भाजपा ने इसे गलत चित्रण कहा और वीबी जी राम जी को मनरेगा की मरम्मत बताया, जो 125 दिनों का रोजगार देता है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक कल्पना करने के भी आरोप लगाए। दोस्तों, कॉलम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिल को मंजूरी के एक दिन के बाद सोनिया गांधी की ओर से ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा गया है, न्यूज आर्टिकल लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने भी ये शेयर करते हुए कहा कि मनरेगा जो लाया गया था वो महात्मा गांधी की सर्वोदय की भावना से लाया गया था, यानी सबका उत्थान होना चाहिए। जो विचार महात्मा गांधी के थे उसी के अंतर्गत लाया गया था। और मनरेगा को खत्म कर देना हम लोगों की सामूहिक नैतिकता का फेल होना है, यानी हम लोगों की जो सामूहिक नैतिकता है एक गरीब लोगों के उत्थान के लिए, जिसका पालन सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए, उसे तगड़ा झटका लगा है। इस तरीके से मनरेगा बिल को रिप्लेस करने के बाद अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बीजेपी वाले दावा करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय वाली बातें कही थी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि भाजपा वाले क्या मतलब भी समझते हैं कि अंत्योदय का मतलब क्या होता है। जो महात्मा गांधी सर्वोदय की भावना बोलते हैं, यानी सबके लिए हमको वेलफेयर करना चाहिए, सबके लिए हमको राहत पहुंचाने वाला काम करना चाहिए ताकि लोग अच्छा जीवन जी सके, वही सर्वोदय है, वही अंत्योदय है। लेकिन बीजेपी वाले अंत्योदय शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मूल भावना नहीं समझते, और इसीलिए एमजी नरेगा जैसी योजना जो जनता सोसाइटी से जुड़ी हुई सीधी योजना है उस पर कुठाराघात किया गया है। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारत के अंदर कई सारे ऐसे एंकर हैं दोस्तों, बल्कि ज्यादातर ऐसे एंकर हैं जिनका काम होता है कि सरकार कुछ भी करे तो उसकी तारीफ करो और उसे किसी भी तरीके से सच साबित करो। ऐसा ही एक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एंकर बोले जाने वाले रजत शर्मा, जो एबीवीपी से भी अपने छात्र टाइम में जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली के काफी करीबी घनिष्ठ मित्र थे दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कभी आलोचना करते हुए बहुत विरला ही दिखाई देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अरावली पर्वत को लेकर उल्टा बयान दिया है दोस्तों, यानी अरावली तोड़ने को लेकर जो डेफिनेशन, जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में इजाजत दे दी गई, उस पर लोगों का विरोध जारी है। लेकिन अरावली पर्वत को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, यानी दिल्ली में प्रदूषण का पहले जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार को बताते थे जब केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन अब जब रेखा गुप्ता की सरकार आ गई है तब दिल्ली के प्रदूषण के लिए अरावली को जिम्मेदार बता रहे हैं। यानी अरावली पर्वत ही भारत के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने का कारण है। इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों माहौल बना रहे हैं कि अरावली को तोड़ा जाए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के नेचुरल संसाधन यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने के लिए बड़े बड़े पहाड़ से लेकर जंगल तक काटा जा रहा है, और कुछ तथाकथित जर्नलिस्ट पत्रकार आकर जस्टिफाई भी करने लगते हैं कि अरावली के कारण प्रदूषण हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है दोस्तों कि अरावली कितने करोड़ों साल से भारत के अंदर है या भारत की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अब जब प्रदूषण कुछ सालों से बढ़ रहा है तो उसके लिए अरावली को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि सारी की सारी साजिश चल रही है अरावली के खिलाफ माहौल बनाने का, अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए, उसे जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके के झूठे झूठे दावे चल रहे हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों रजत शर्मा के बारे में भी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव से ठीक पहले शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच में महागठबंधन को लेकर आखिरी समय में बातचीत तेज हो गई है। दोनों पार्टी के लोगों ने, शीर्ष नेताओं ने बातचीत को सोमवार को अहम मोड़ दिया है दोस्तों, लेकिन अब तक कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की और एमएनएस के नेता नंदगांवकर उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख के भरोसेमंद माने जाते हैं, जिससे इन बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। यह बात डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों, और जल्द से जल्द इनको आपस में गठबंधन का ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि अब जल्द चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी के चुनाव जनवरी में 15 तारीख को होंगे और उससे पहले गठबंधन का ऐलान करके प्रचार में मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर मराठा वोट फिर से डिवाइड होता है या भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो फिर इनकी राजनीति लगभग समाप्त हो जाएगी दोस्तों, यानी एमएनएस पार्टी और शिवसेना यूबीटी कहीं की नहीं रहेगी और इसलिए दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा। देखते हैं किस तरीके की मराठी राजनीति ये करते हैं दोस्तों, क्योंकि बाला
बाळासाहेब ठाकरे के टाइम पर तो मराठा समाज एक मुफ्त वोट देता था शिवसेना को, लेकिन उसके बाद शिवसेना टूट गई और एमएनएस पार्टी भी अपना अलग से एक समीकरण बनाने में लग गए, लेकिन उनको वहां भी फायदा नहीं मिला। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने रेल किराए में वृद्धि को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों को ट्रेन से यात्रा करना मुश्किल कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार ने यह भी कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा होना चाहिए। कारण यह है कि उनके रहते रेलवे की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। हालात ऐसे है कि अब रेलवे को लेकर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब सुविधाएं मिल नहीं रही तो आखिर टिकट का प्राइस क्यों बढ़ाया जा रहा है। रेलवे में लगातार टिकट के प्राइस में आग लगा पड़ा है दोस्तों, और कारण यह है कि बीजेपी वाले दावा करते हैं कि वंदे भारत चला रहे, तेजस चला रहे, लेकिन ट्रेन की हालत सबको पता है। लगभग सारी ट्रेनें लेट चलती है दोस्तों, और जो स्पेशल ट्रेन है उनका तो और ज्यादा बंटाधार हो चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रेन की जो हालात है उसके बाद लोग ज्यादा पैसा तो दूर की बात, अभी जितना पैसा लिया जा रहा है उतना भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सर्विस नहीं है उस तरीके की। और अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कस्टमर को लूटने जैसी बातें हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के अंदर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विधान भवन के मुख्य द्वार पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कोडिन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों, सरकार विरोधी नारे लगाए गए। सोमवार को सुबह 10 बजे विपक्षी एसपी सदस्य हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे हुए तख्तियों के साथ पहुंच गए और भवन के बाहर, विधान भवन के बाहर मुख्य द्वार पर पहुंच गए और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के आगे जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। साथ साथ दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे पर योगेंद्र यादव ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि एसआईआर के दौरान केवल अकेले तमिलनाडु राज्य के अंदर 97 लाख वोटर के नाम लिस्ट से काटे गए। इतनी आबादी तो दुनिया के कई देशों में होती नहीं है जितने नाम एसआईआर से काट दिए गए। दुनिया के कई देशों में आबादी भी नहीं है। साथ साथ एसआईआर दूसरे दौर में लगभग 6.5 करोड़ लोगों के नाम काटने के लिए कराया जा रहा है। अतिरिक्त 6 करोड़ नागरिकों के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, यानी कुल मिलाकर मिनिमम 10 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे। और 10 करोड़ का मतलब क्या होता है, ये आंकड़ा देख के समझा जा सकता है दोस्तों कि दुनिया भर के अंदर कुछ ही देश है, बल्कि 12-13 देश ही होंगे जहां पर इतनी बड़ी आबादी, 10 करोड़ के आसपास आबादी हो, बल्कि उतने भी नहीं होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं एसआईआर के नाम पर। यानी एसआईआर किया जा रहा है या लोगों के नाम की छटनी की जा रही है, इसका जवाब तो आना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ यूक्रेनी सेना की कैद से गुजरात के एक छात्र शाहिल मोहम्मद हुसैन ने वीडियो मैसेज भेजा है। इसमें भारतीय युवाओं से किसी भी परिस्थिति में रूसी सेना में शामिल न होने की अपील की है। बताया गया है कि उन्हें झूठे ड्रग्स मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया और रूसी सेना में मजबूरन काम करने के लिए भेजा गया और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। यानी जबरदस्ती भारतीय युवाओं को पकड़ लिया जा रहा है रूस के अंदर दोस्तों, और सेना में जबरदस्ती भर्ती करा के लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी है, उनके पास पावर है और भारतीयों की रक्षा दूसरे देशों में करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ऐसा लगता है कि एकदम जब जरूरत है बीजेपी सरकार की तो गायब है दोस्तों। वैसे दावा करते हैं कि भारतीयों को दूसरे देशों से बचा कर ले आए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गंभीर गलतियां हुई है, वोटरों की मैपिंग में त्रुटियां हुई है और चुनाव आयोग राज्य सरकार को बताए बिना ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा है। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से बीजेपी के हित में की जा रही है। सोमवार को कोलकाता के अंदर नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के बूथ लेवल के एजेंटों से बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर सुनवाई के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों को अस्थायी भाषा बांग्ला का बहुत कम ज्ञान है। ऐसे अधिकारी संशोधन अभ्यास के दूसरे फेज के दौरान वेरिफिकेशन करने के लिए अयोग्य है। चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर की नई वोटर लिस्ट जारी की है। ड्राफ्ट रोल के बाद कुल मतदाता 7 करोड़ के आसपास है। पहले 7 करोड़ 66 लाख मतदाता हुआ करते थे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनरेगा योजना का नाम बदलने व उसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश मामले के सह प्रभारी चेतन चौहान सहित प्रदेश कांग्रेस के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व की यूपीए के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व मजदूरों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का नाम बदलने की कड़ी आलोचना की। महात्मा गांधी का भी अपमान किया गया। दोस्तों, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में बीकानेर में शहर व देहात कांग्रेस के संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के कलेक्ट्री तक जुलूस निकाला और पुलिस के सामने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे गांधी पार्क में एकत्र हुए और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए गए। कार्यकर्ता जब कलेक्ट्री पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग से पूरा रास्ता बंद कर दिया और एक प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर के कार्यालय तक जाने की अनुमति दी गई, लेकिन कार्यकर्ता अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। इस दौरान युवा नेता शबीर अहमद और देहात के अध्यक्ष बिश्ना राम शियाग बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस ने इनको जल्दी से नीचे उतारा। दोस्तों, जोरदार तरीके का बवाल जारी है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी मनरेगा वाले मामले को लेकर सोनिया गांधी जी के आदेश के बाद से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा सरकार को बताया जाए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मनरेगा पर हाथ लगाकर करोड़ों लोगों के साथ अन्याय किया गया है और भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी बोले, उनको इस मामले पर जवाब देना पड़ेगा और अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। मनरेगा को उसके मूल रूप में वापस करना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।